अब बात करते हैं अपना हिंदी के अंदर टॉपिक चल रहा था वो वर्ण। हिंदी के अंदर अपना टॉपिक क्या चल रहा था, वो वर्ण चल रहा था। तो हमने यहाँ से आज से पिछली क्लास में हमने वर्ण के अंदर देख लिया कौन से अपने सौर वर्ण होगी। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों की। किसकी बात करेंगे, व्यंजन वर्णों की। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आज कहां से शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज क्या रहेगा अपना व्यंजन वर्ण। ठीक है, हमने आज से पहले देख लिया कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों का वर्गीकरण वो किस आधार पे किया गया और कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण वो किस आधार पे किया गया है और व्यंजन कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं कि फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु जब मुख में किसी घर्षण या रुकावट के साथ मुख से क्या करती है, बाहर निकलती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं या व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। अर्थात सामान्यतः स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण ही क्या कहलाते हैं, अपने व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि हिंदी वर्णमाला के अंदर व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। उसके बाद अपने जो 33 व्यंजन होते हैं उसे क्या किया गया है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, तो फेफड़ों से उठी, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु जब मुख में किसी घर्षण या रुकावट के, घर्षण या रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है तो उसे व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। तो उसे व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। मतलब क्या कि यानी कि फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु है वो जब मुख में किसी घर्षण या क्या है रुकावट के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन ध्वनि कहते हैं। अर्थात सामान्यतः स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण ही क्या कहलाते हैं, अपने व्यंजन कहलाते हैं या व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो ये अपनी क्या रहेगी, व्यंजन की परिभाषा। किसे कहते हैं कि सामान्यतः स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां या उच्चारित वर्ण ही क्या कहलाते हैं, अपने व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, अपने 33 व्यंजन वर्ण माने जाते हैं, जिनको क्या गया है, 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जिनको क्या किया गया, 3 भागों के अंदर बांटा गया। नेक्स्ट क्या है कि अपने क्या थे, हिंदी वर्णमाला में हमने 33 व्यंजन देखे, वर्ण देखे। तो किनको 33 व्यंजनों को क्या किया गया है कि इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला अपना भाग कौन सा था, स्पर्श व्यंजन। कौन सा था, स्पर्श व्यंजन। नंबर फर्स्ट क्या रहेगा अपना, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का क्या है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु है
वो मुख के किसी न किसी अवयव को क्या करती है, स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण से समास वायु है वो मुख के किसी न किसी अवयव को क्या करती है, स्पर्श करती है, और उसी के बाद क्या होता है, मुख से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अपने स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण होते हैं अपने, वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में समास वायु जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में समास वायु मुख के किसी अवयव को स्पर्श करके बाहर निकलती है, स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या उन्हें ही क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या रहेगी, परिभाषा रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या अपनी परिभाषा स्पर्श व्यंजन की, कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में समास वायु मुख के किसी अवयव को स्पर्श करके क्या होती है, मुख से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपना स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, कैसे लेकर मैं तक सभी व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। कहां से लेकर, कैसे लेकर मैं तक के जो भी वर्ण होते हैं वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं, अपने व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। इनके नीचे क्या है, अलंत है, इनके नीचे क्या है, अलंत, यानी कि इनमें से स्वर है वो क्या है, बाहर निकला हुआ है, यानी कि इनमें स्वर क्या नहीं है, शामिल नहीं है। जैसे कौन कौन से होते हैं देख लेते अपने। जैसे कैसे लेकर मैं तक की बात की थी कि कैसे लेकर मैं तक के वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने व्यंजन वर्ण कहलाते, सॉरी स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो कौन कौन से देख लेते हैं, क, ख, ग, अड़े, ठीक है, च, छ, ज, ये। अपने ये कहलाएंगे, यानी कि कैसे लेकर मैं तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब एक चीज नोट करते हैं, इसके अंदर क्या है, देखो अपने वर्ग विशेष के अंदर लिखे गए, देखो ये क्या हो गया, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग, यानी कि क्या है कि अपने ही वर्ग विशेष के अंदर लिखे जाते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो अपने ही वर्ग विशेष में लिखे जाने के कारण स्पर्श व्यंजनों को क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो नोट में क्या रहेगा, नोट कि अपने ही वर्ग विशेष में क्या है, कि अपने ही वर्ग विशेष में लिखे जाने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहे जाते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने वर्ग विशेष में क्या किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। ये क वर्ग हो गया,
च वर्ग होगा, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि अपने वर्ग विशेष में क्या किया जाता है, इनको लिखे जाने के कारण अपने स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल संख्या कितनी होती है इनकी, 25 होती है। कितनी संख्या होती है इनकी, टोटल संख्या 25 होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा व्यंजन वन आता है। अपना दूसरा भाग कौन सा रहेगा, दूसरा प्रकार कौन सा रहेगा, तो अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा रहेगा अपना प्रकार या भाग, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अपने स्पर्श व्यंजन देख लिए कितने होते हैं, संख्या में 25 होते हैं, और अपने स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्ग विशेष में लिखे जाने के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय समास वायु है वो मुख के किसी अवयव को पूर्ण रूप से स्पर्श न करके आंशिक रूप से क्या करे, स्पर्श करके मुख से बाहर निकले, तो उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से मुख के किसी अवयव को स्पर्श न करने के कारण ही अंतस्थ व्यंजनों को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, अपने अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछ ले कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो ये रह होते हैं। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या रहेगी कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में समास वायु मुख के किसी अवयव को पूर्ण रूप से स्पर्श न करके आंशिक रूप से स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है। अपने अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या रहेगी कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में समास वायु है वो मुख के किसी अवयव को पूर्ण रूप से स्पर्श न करके क्या होता है कि आंशिक रूप से स्पर्श करके क्या करती है, मुख से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे ये, रे, ले और वे, और संख्या में कितने होंगे, 4, ये, रे, ले, वे। ठीक है, नोट में ध्यान में रखना है, नोट क्या रहेगा नोट में कि पूर्ण स्पर्श नहीं होने के कारण विद्वान इन्हें क्या मानते हैं, अर्ध स्वर भी मानते हैं। कि पूर्ण स्पर्श न होने के कारण विद्वान इन्हें अर्ध स्वर भी मानते हैं। ठीक है, तो क्या है, अपने अंतस्थ व्यंजन है उन्हीं को क्या माना जाता है, अर्ध स्वर माना जाता है। कि विद्वानों का क्या मानना है कि क्या करेंगे, ये रलवा अपने जो क्या है इनका उच्चारण करते हैं, अपनी जो समास वायु होती है वो मुख के किसी अवयव को पूर्ण रूप से स्पर्श न करके क्या होता है कि आंशिक रूप से क्या करती है, स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। या संख्या में पूछ रहे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है। या कौन कौन से होते हैं, तो ये रलवे होते हैं। नेक्स्ट अपना प्रकार रहेगा ऊष्म व्यंजन। तीसरा अपना प्रकार कौन सा रहेगा, ऊष्म व्यंजन। तीसरा अपना प्रकार कौन सा रहेगा, तो ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा प्रकार रहेगा, ऊष्म व्यंजन। क्योंकि अपने जो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया। पहला स्पर्श व्यंजन जिस संख्या में कितने होते हैं, 25। दूसरा हमने देखा कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, जो उसकी संख्या में कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट हम तीसरे भाग की बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं कि रगड़क या घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊष्म वायु
के द्वारा उच्चारित वर्ण ही क्या कहलाते हैं अपने ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा क्या रहेगी कि घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्म घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्म वायु द्वारा उच्चारित वर्ण ही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या है कि रगड़क या घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्म वायु द्वारा उच्चारित वर्ण ही क्या कहलाते हैं अपने ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे से है, जैसे से है, ये अपने क्या रहेंगे ऊष्म व्यंजन। और संख्या में कितने रहेंगे? 4। तब टोटल देखते तो 25 अपने स्पर्श व्यंजन रहे, 4 अपने अंतस्थ व्यंजन रहे और 4 ही अपने क्या रहेंगे ऊष्म व्यंजन और 4 ही अंतस्थ व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए अपने 33 यानी कि 33 व्यंजन वर्ण हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अलावा इन 33 व्यंजन वर्णों के अलावा हिंदी के अंदर क्या है कि 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यानी कि इन 33 के अलावा भी क्या किया गया है कि 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब ये संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? बात की है कि इनके अलावा क्या होते हैं? 4। चलो पहले देख लेते हैं कि उपयुक्त इनके अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों को भी शामिल किया गया है। यानी कि अपने जो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं इनके अलावा भी हिंदी के अंदर 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब वो 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमने बात की कि 33 के अलावा भी हिंदी के अंदर 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों को शामिल किया गया। तो वो संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। यानी कि जब 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों को क्या है कि जब 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों को एक साथ लिख दिया जाता है अर्थात इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं होता है तो उस वर्ण समूह को ही क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या रहेगा कि जब दो अलग अलग व्यंजन वर्णों को एक साथ जोड़ दिया जाता है या लिख दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाता है अर्थात इनके बीच कोई भी स्वर नहीं होता है। तो इस वर्ण समूह को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या रहेगी? परिभाषा रहेगी। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या रहेगी कि जब 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों को एक साथ क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। ठीक है, अर्थात इनके बीच क्या नहीं होता है? कोई भी स्वर नहीं होता है। तो उस वर्ण समूह को ही क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं उनकी बात करूं मैं। जैसे 4 की बात की कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं बात करूं के प्लस से। ठीक है, अब देखो
अदक है और अदस है। अब देखो दोनों अलग अलग व्यंजन वर्ण है, इनके बीच में क्या नहीं, कोई भी स्वर नहीं है, तो इनसे मिलकर क्या बनेगा, इनसे मिलकर क्या बनेगा, अक्से। क्या बनेगा, अक्से। ठीक है। दूसरा मैं बात करूं, जैसे तय प्लस रे, तय प्लस रे, तो क्या बनेगा, त्रे। ठीक है। या फिर मैं बात करूं जय प्लस ये, जय प्लस ये, तो क्या बनेगा, ये। क्या बन जाएगा अपना, ये। या फिर मैं बात करूं से प्लस रे, से प्लस रे, तो क्या बन जाएगा, श्रे। ठीक है। यानी कि ये अपने क्या रहेंगे, चारों संयुक्त व्यंजन रहेंगे। कौन कौन से, अक्से, त्रे, गे और श्रे, श्रमिक वाला, ये अपने क्या रहेंगे, संयुक्त व्यंजन रहेंगे। तो पूछ ले संख्या में कितने होंगे, तो 4। तो हमसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है या नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से 3 इनमें से कोई एक मिलेगा, वो एक अपना आंसर हो जाएगा। या नहीं है, तो नहीं है तो 3 ऑप्शन में इनमें से देगा, एक अन्य देगा, तो वो अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। या टोटल संख्या पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, तो ये अपना क्या रहेगा, संयुक्त व्यंजन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। नेक्स्ट अपनी क्या बात करेंगे कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब वो 2 आधार कौन कौन से होते हैं, उनको देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने जो व्यंजन वर्ण है उनका वर्गीकरण। तो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, व्यंजन वर्णों का, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। वर्गीकरण अपने जो व्यंजन वर्ण होते हैं और इसका वर्गीकरण है वो कितने आधारों पे किया गया है, तो 2 आधारों पे किया गया है। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है वो कितने आधारों पे किया गया है, 2 आधारों पर। यह प्रश्न पूछ ले कि स्वर वर्णों का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है, तो कितने आधारों पे किया गया था, 5 आधारों पे। और वो 5 आधार अपने कौन कौन से थे, पहला था अपना मात्रा काल के आधार पर, दूसरा अपना उच्चारण के आधार पर, तीसरा अपना क्या था, जीवा के उत्तापित भाग बोले या क्रियाशीलता के आधार पर, नेक्स्ट अपना कौन सा था, ओठों की गोलाई के आधार पर, और अंतिम 5वां कौन सा अपना था, मुखाकृति के आधार पर। तो वो क्या थे, अपने स्वरों का वर्गीकरण था। आज हम बात करते हैं कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण और कितने आधारों पे किया गया है, 2 आधारों पे किया गया है। अब वो 2 आधार कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट अपना क्या रहेगा, उच्चारण स्थान के आधार पर। फर्स्ट अपना क्या रहेगा, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है। पहला अपना वर्गीकरण कौन सा रहेगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उच्चारण स्थान कहते हैं, पहले तो देखते हैं इसकी परिभाषा की। तो वर्णों के उच्चारण में क्या रहेगा कि वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के जिस अवयव को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, क्या है कि वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु है वो मुख के जिस अवयव को क्या करे, स्पर्श करके मुख से बाहर निकले, उसे ही क्या मान लिया जाता है, उस अवयव को ही निकलती है। तो उस अवयव को ही उच्चारण स्थान माना जाता है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तो किसे कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के जिस अवयव को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है
उस अव्यय को ही क्या मान लिया जाता है, उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या है वो कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। अब वो 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना कि संस्कृत आचार्यों के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या, उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 मानी गई है, 8 मानी गई है। अब ये 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, किसके अनुसार, ठीक है, तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या वो कितनी मानी गई है, तो 8 मानी गई है। अब वो 8 कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट अपना क्या रहेगा, कंठ, क्या रहेगा, कंठ रहेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा रहेगा अपना, तो नंबर 2 पे अपना कौन सा रहेगा, काकल, ठीक है। थर्ड अपना कौन सा रहेगा, तो थर्ड अपना रहेगा तालु, ठीक है। नंबर 4 अपना कौन सा रहेगा, तो 4 नंबर रहेगा अपना मूर्धा, ठीक है। नंबर 5 अपना कौन सा रहेगा उच्चारण स्थान, तो दंत, कौन सा रहेगा, दंत, ठीक है। नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा, तो ओष्ठ, 6 नंबर पे ओष्ठ, ठीक है। 7 नंबर पे अपना उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा, तो नासिका, क्या रहेगा, नासिका रहेगा। और नंबर 8 अपना उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा अंतिम, तो अंतिम रहेगा अपना जीवा मूल, जीवा मूल। तो ये क्या रहेंगे कि संस्कृत आचार्यों के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 मानी गई है। और वो 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, तो नंबर फर्स्ट अपना कंठ रहेगा, दूसरा अपना काकल रहेगा, तीसरा तालु, नंबर 4 अपना मूर्धा रहेगा, नंबर 5 पे अपना दंत रहेगा, फिर नंबर 6 पे ओष्ठ रहेगा, नंबर 7 पे नासिका रहेगा, और अंतिम 8वां उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा, जीवा मूल रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। तो अपना फर्स्ट कौन सा रहेगा, कंठ, फर्स्ट कौन सा रहेगा अपना कंठ। तो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु कंठ को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उन्हें कंठे वर्ण कहा जाता है, उन्हें ही कंठे वर्ण कहा जाता है, वर्ण कहते हैं या कहा जाता है। तो अपना जो कंठ वर्ण होते हैं इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु है वो कंठ को क्या करे, स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, कंठे वर्ण कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, कंठे वर्ण कहा जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं तो वो देखते हैं। जैसे इसका क्या रहेगा, सूत्र रहेगा, तो वो सूत्र क्या रहेगा अपना, जैसे कौन कौन से रहेंगे अपना, एकु है, सूत्र क्या रहेगा, एकु है विसर्जन्यम, कंठ है। अपना सूत्र क्या रहेगा, एकु है विसर्जन्यम कंठ है, यानी कि क्या ए तो जैसे कौन कौन से रहेंगे, ए आ के खे गे घे, और क्या रहेगा अड़े, और अपना क्या रहेगा है, और विसर्ग, ये अपने क्या रहेंगे, कंठे वर्ण कहलाएंगे। तो कंठे वर्ण कौन कौन से हो गए, क्या किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु वो कंठ को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है तो
उन्हें क्या कहा जाता है, कंठे वर्ण कहा जाता है। तो उसका एक सूत्र रहेगा, क्या रहेगा, एको है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि ए आ क ख ग घ ड़ है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहेगा। यानी कि इन सभी वर्णों का हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उस समय अपनी जो समास वायु होती है वो क्या करती है, कंठ को स्पर्श करती है। तो नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा, तालु। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने तालु में वर्ण कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अपने कौन से रहेंगे, तालु। तो किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय समास वायु तालु को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है तो उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। आपने तालु की परिभाषा क्या रहेगी, तालव्य वर्ण की परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, उच्चारण करते समय अपनी जो समास वायु होती है वो क्या करेगी, तालु को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, तो इसका सूत्र क्या रहेगा अपना, तालव्य वर्ण का सूत्र क्या रहेगा, तो इसका सूत्र अपना क्या रहेगा, इसका सूत्र क्या रहेगा, इचुये सानाम तालु है, अर्थात इचुये सानाम तालु है, अर्थात ई चे ये क्या है, ई चे छे जय जय ये और ये तथा से आदि इनका उच्चारण स्थान है वो क्या रहेगा अपना, तालु रहेगा। किनका, क्या अपना, तालु वर्ण। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अपनी जो समास वायु वो क्या करेगी, तालु को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलेगी, तो उन्हें तालु वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसका सूत्र क्या रहेगा, इचुये सानाम तालु है, अर्थात ई चे छे जय जय ये तथा से, इन सभी का उच्चारण स्थान है वो किसे माना जाता है, तालु को माना जाता है। नेक्स्ट अपना रहेगा मूर्धा। तो वो देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट अपने कौन से रहेंगे, मूर्धा। तो किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा की नोक मुख में मूर्धा स्थान को स्पर्श करती है, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो अपनी परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में अपनी जो जीवा होती है, अपनी जो जीभ होती है, उसकी जो नोक होती है वो क्या करेगी, मुख के अंदर मूर्धा स्थान को क्या करेगी, स्पर्श करती है, तो वो कौन से अपने वर्ण कहलाएंगे, मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन से मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसका सूत्र क्या रहेगा, रिटोर साणाम मूर्धा है, रिटोर साणाम मूर्धा है, ठीक है। अर्थात अपना क्या रहेगा, री टे ठे ढे ढे अणे तथा से आदि
आदि का क्या है उच्चारण स्थान है वो क्या रहेगा मूर्धा। आदि का उच्चारण स्थान क्या रहेगा मूर्धा। तो अपने मूर्धा की परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा की जो नोक होती है वो मुख के अंदर किसी स्पर्श करेगी, मूर्धा स्थान को स्पर्श करती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। इसका सूत्र क्या रहेगा ऋतु साणाम मूर्धा है, अर्थात री टे डे 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 एने तथा से का उच्चारण स्थान है वो किसे माना जाता है मूर्धा को माना जाता है। नेक्स्ट अपना कौन सा प्रकार रहेगा दंत। नेक्स्ट अपना प्रकार कौन सा रहेगा दंत। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा दंत। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी, तो सबसे पहले बात करें इसकी परिभाषा की। क्या रहेगी कि जिन क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपर की जीवा की नोक ऊपर के दांतों की जड़ों को ऊपर के दांतों की जड़ों को स्पर्श करती है, दांतों की जड़ों को स्पर्श करती है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। अपने दंत की परिभाषा क्या रहेगी, दंत्य वर्णों की परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा की नोक अपनी जो जीभ की नोक होती है वो क्या करेगी ऊपर के जो दांत होते हैं उनकी जड़ों को क्या करेगी स्पर्श करेगी। ध्यान में रखना है नीचे के दांतों की नहीं बोला मैंने, ऊपर के दांतों की जड़ों को यदि जीवा की नोक स्पर्श करती है तो वो वर्ण अपने कौन से कहलाएंगे दंत्य वर्ण कहलाएंगे। जैसे इसका सूत्र क्या रहेगा, कौन कौन से अपने होते हैं, तो इसका सूत्र क्या रहेगा, तो इसका सूत्र रहेगा लरी तू लसानाम दंत है, लरी तू लसानाम दंत है। अर्थात कौन कौन से रहेंगे अपने लरी ते थे दे भे ने तथा से का उच्चारण स्थान दंत रहेगा, दंत होता है। तो अपने क्या दंत की इसी परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा की नोक है वो ऊपर के दांतों की जड़ों को क्या करे स्पर्श करे तो वो अपने कौन से वर्ण कहलाएंगे दंत वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं, तो ली ते थे दे धे ने तथा से, इनका उच्चारण स्थानों को किसे माना जाता है दंत को माना जाता है। नेक्स्ट अपने कौन से वर्ण रहेंगे, तो ओष्ठ वर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों का उच्चारण ओठों को गोल करने या परस्पर सटाने से, क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण होठों को गोल करने या परस्पर सटाने से होता है उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अब ये ओष्ठ्य वर्ण अपने कौन कौन से होते हैं, परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, उच्चारण ओठों को गोल करने पर या उनको परस्पर सटाने से क्या हो, उनका उच्चारण हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। तो इसका सूत्र क्या रहेगा, मैं बात करूं इसकी सूत्र की, तो इसका सूत्र क्या रहेगा, अपना सूत्र क्या रहेगा, और उसका सूत्र क्या रहेगा, उपुधैमानिया नाम ओष्ठो है, उपुधैमानिया नाम ओष्ठो है। अर्थात
उ, उ, फ, पे, फे, बे, भे, मैं, तथा, तथा ये आदि। ये आदि का उच्चारण स्थान है वो क्या रहेगा? ओष्ठ रहेगा। क्या रहेगा? ओष्ठ रहेगा। क्या रहेगा कि उ, पे, फे, बे, भे, मैं, तथा ये का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? ओष्ठ रहेगा। नेक्स्ट अपने कौन से वर्ण रहेंगे? नासिकीय वर्ण। नेक्स्ट हम बात लेते हैं नासिकीय वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? नासिक। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय समास वायु नाक से बाहर निकलती है उन्हें नासिकीय वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नासिकीय वर्ण कहते हैं। नासिकीय वर्ण कहते हैं। जैसे क्या रहेगा कि प्रत्येक वर्ग का, क्या रहेगा कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, जो पांचवा वर्ण होता है, वो क्या कहलाता है? नासिकीय वर्ण कहलाता है। तो क्या रहेगा कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिकीय वर्ण होता है। क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अपना नासिकीय वर्ण होता है। तो कौन कौन सा होगा? जैसे मैं बात करूं कय वर्ग की, तो कय वर्ग का पंचम वर्ण या पांचवा वर्ण क्या होता है? तो अड़े। ठीक है। उसके बाद चय वर्ग की बात करूं तो ये, तय वर्ग की अणे, उसके बाद क्या आता है? तय वर्ग का, उसके बाद तय वर्ग का पंचम वर्ण ने, उसके बाद पय वर्ग का पंचम वर्ण मैं। तो ये अपने क्या रहेंगे? नासिकीय। यानी कि नासिक की परिभाषा क्या रहेगी वर्णों की कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अपनी जो समास वायु होती है वो नाक से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? अपने नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। और नासिकीय वर्ण कौन से होते हैं? तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो अपना क्या कहलाता है? नासिकीय वर्ण कहलाता है। तो कौन कौन से हो गए? अड़े, ये, अणे, ने और मैं, ये अपने क्या कहलाएंगे? नासिकीय वर्ण कहलाएंगे। नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा? कंठ तालु। नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा? कंठ तालु। तो किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय समास वायु कंठ व तालु दोनों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है तो उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या परिभाषा रहेगी अपनी कंठ तालव्य की कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय समास वायु है वो कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करके यदि मुख से बाहर निकलती है तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब कौन कौन से होते हैं? तो इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या रहेगा? ए दई तो कंठ तालु है। ए दई तो कंठ तालु है। अर्थात अपने कौन से रहेंगे? कंठ तालु वर्ण कौन कौन से रहेंगे? तो ए और आई।
ए आई, ये दोनों अपने क्या रहेंगे, कंठ तालु, यानी ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, कंठोष्ठ। नेक्स्ट उच्चारण स्थान अपना कौन सा रहेगा, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान होता है वो कंठोष्ठ होता है। तो किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायु कंठ और औष्ठ दोनों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब ये अपने कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं तो वो देखते हैं। तो इसका सूत्र क्या रहेगा, इसका सूत्र कंठोष्ठ है, ओ दव तो कंठोष्ठ है। अर्थात अपने कौन कौन से वर्ण रहेंगे, तो ओ और औ अपने जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। क्या है, कंठोष्ठ की परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अपनी जो समास वायु होती है वो कंठ और औष्ठ दोनों को स्पर्श करके यदि मुख से बाहर निकलती है तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से रहेंगे, ओ औ रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, दंतोष्ठ। क्या रहेगा, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय समास वायु दंत और औष्ठ दोनों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होती है, तो इसका सूत्र क्या रहेगा, वकारत से दंतोष्ठ है। इसका सूत्र क्या रहेगा, वकारत से दंतोष्ठ है। वकारत से दंतोष्ठ है। अर्थात व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ रहेगा, दंतोष्ठ होता है। क्या दंतोष्ठ की परिभाषा क्या रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अपनी श्वास वायु है वो दंत और औष्ठ दोनों को क्या करे, स्पर्श करके मुख से बाहर निकले तो उन्हें क्या कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो कौन सा होता है, व। इसका सूत्र क्या रहेगा, वकारत से दंतोष्ठ। अर्थात व का उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है, दंतोष्ठ को माना जाता है। नेक्स्ट अपने कौन से रहेंगे, जीवामूल। नेक्स्ट अपने कौन से रहेंगे, जीवामूल। तो किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय समास वायु जीवा के मूल भाग को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उन्हें जीवामूलीय वर्ण कहते हैं।
उन्हें जीवा मूल्य वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे कौन कौन से रहेंगे? जैसे मैं बात करूं अपना, जैसे जय इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं फ इस तरीके से, या फिर मैं बात करूं ख, इनके नीचे क्या है ये अनुस्वार लगा हुआ इस तरीके से, या मैं बात करूं इस तरीके से ये निशान रहेगा क या ख आदि आदि। इनका उच्चारण स्थान किसे माना जाता है? जीवा मूल को माना जाता है। क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, ठीक है, अपनी जो श्वास वायु होती है वो जीभ का जो मूल भाग होता है उसको स्पर्श करके क्या करती है, मुख से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? जीवा मूल्य क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कौन कौन से रहेंगे अपना? जय, फ, ख, क, ख इस तरीके से। इनके नीचे क्या है? ये अनुस्वार लगा हुआ है, इस तरीके से अपने क्या रहेंगे? जीवा मूल रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट। नेक्स्ट बात करते हैं नोट। तो नोट में क्या रहेगा कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार क्या रहेगा कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार उच्चारण स्थानों के दो भाग या भेद और स्वीकार किए गए हैं, क्या क्या अपने जो आधुनिक जो विद्वान है उनके अनुसार क्या है कि दो भेद और स्वीकार किए गए, किसके? उच्चारण स्थानों के। अब वो कौन कौन से किए गए तो वो देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? काकल। और काकल से क्या बनेगा? काकल्य। क्या बनेगा? काकल्य। और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो अपना जो है और विसर्ग है, क्या है और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान किसे माना जाता है? काकल्य को माना जाता है। दूसरा कौन सा रहेगा अपना? वर्ष। इससे क्या बनेगा? वस्तस्य। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके अंदर अपना आता है ने, ले और से। इनका उच्चारण स्थान किसे माना जाता है? वर्तस्य को माना जाता है। तो आज की क्लास अपनी यही तक रहेगी। हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने व्यंजन वर्ण माने जाते हैं? होते हैं। उनके 3 भागों के अंदर बांटा था, वो देख लिया। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया? व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण के अंदर हमने उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण था उसको क्या कर लिया? देख लिया। नेक्स्ट अपना कल की क्लास में क्या रहेगा? अपना जो दूसरा वर्गीकरण है व्यंजन वर्णों का वो रहेगा। तो आज की क्लास अपनी यही तक रहेगी।